बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। DGISPR की ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें फ़ज़ाइया और नेवल फोर्सेस के अफसरान भी मौजूद थे। ये पहली दफ़ा है हालिया कशीदगी के दौरान भारत के साथ कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें बताया गया है पहली मरतबा पाकिस्तान की तरफ से ये बात बताई गई है कि भारतीय 60 तैयारे परवाज कर रहे थे जब पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हैं। अब पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं, हर तरफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी सुपीरियरिटी दिखा दी है, पाकिस्तान हावी है भारत पर। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो फजाएं हैं उनमें पाकिस्तान का डंका बज रहा है। अब इसके अलावा DGISPR की तरफ से कहा गया है कि हमारे औरतों और बच्चों को निशाना बनाया गया। यह बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। एक ऐसे वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि जब सऊदी वजीर खारजा आदिल जुबैर पाकिस्तान में है और वो कोशिशें कर रहे हैं कि कशीदगी को कम किया जाए। इससे पहले अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी है कि हमारा जहां फायदा ना हो हम वहां पर बीच में नहीं आते। लेकिन साथ ही अमेरिकी तर्जुमान की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह कहा गया कि पाकिस्तान यह कह रहा है कि आप इंडिपेंडेंट जरिए से इन्वेस्टिगेशन करवा लें और हम इसकी हिमायत करते हैं। अब भारत में आवाज उठ रही है कि यह क्या हो गया, हमारा करीब तरीन एलाय, करीब तरीन साथी कह रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि गैर जानबदार इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और उसकी हिमायत अमेरिका कर रहा है। तो क्या हो गया, क्या सऊदी वजीर खारजा कशीदगी कम करवा सकेंगे और DGISPR की इस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ है असदुल्ला खान, मशहूर मारूफ एंकर पर्सन है, तजियाकार, सहाफ़ी और किताबों के मुसन्निफ। जैस्मीन मंजूर हमारा 15-20 साल का साथ बतौर सहाफ़ी एंकर पर्सन मेरे साथ हैं। जैस्मीन, आपसे आगाज करेंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि DGISPR ने जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बता दिया कि किस वक्त ये सारा वाकया हुआ पहलगाम का और किस तरह इल्जाम तराशी शुरू हो गई। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। उसामा, सो गुड टू सी यू। इंशाल्लाह ताला we will definitely keep on discussing and I'm really happy to see you on air because I was really missing you. You speak so well, so this is a great opportunity to be talking to you. अच्छा, आपको पता है कि अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इस वक्त जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है ना, उसमें जो तीनों अफवाज के सरबराहान बैठे हुए हैं, आई मीन लाइक जो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं DGISPR, वो हंस रहे थे और इवन द फॉरेन मीडिया वाज लाफिंग। अब पूछे क्यों? इसलिए कि इस वक्त जो फुटेज पीछे चलाई जा रही है ना, वो इतनी कोई मजाक केस और इतनी कोई मैं समझूंगी कोई कार्टून नेटवर्क की है कि इवन द फॉरेन मीडिया यू कैन सी देम लाफिंग। जब आप ये शो खत्म कर लेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा, मैंने कोई आई थिंक 6 दिन बाद DGISPR को हंसते हुए देखा है। द रीजन बीइंग कि एक तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बहुत जामे थी। इट वाज टाइम दैट ही स्पोक टू द इंटरनेशनल मीडिया, ही स्पोक टू द पॉइंट, स्पॉट ऑन विद एवरी सिंगल एविडेंस, फुटेज, हाउ द इंडियंस स्ट्रक एट नाइट, किस तरह उन्होंने सिविलियंस को, निहत्ते बच्चों को बिला वजह स्ट्राइक करके हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की। उसके बाद जिस तरह उन्होंने साइबर अटैक करने की कोशिश की और फिर उसके बाद एक तो उन्होंने पूरे जामे ये नेटवर्क का बताया, उनकी दहशतगर्द तंजीमें कहां कहां मौजूद है, कहां कहां अटैक कर सकते हैं, कहां नहीं। इट्स अ वेरी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो कल रात भारत के मीडिया ने, यानी कि जो उन्होंने एक बॉलीवुड स्टाइल, बल्कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा आज DGISPR ने कि भारत को और मोदी RSS को अब ये सिनेमैटिक और थिएट्रिक से निकल जाना चाहिए। यानी कि कल की खबरें देखने के बाद और आज जो चलाई गई है अभी इंटरनेशनल मीडिया के लिए, इस्लामाबाद पे कब्जा, आर्मी चीफ गिरफ्तार, वजीर आजम बंकर में चले गए, भावलपुर तबाह, कराची तबाह, लाहौर तबाह, हमास स्टाइल ऑपरेशन, पूरी वॉर, टैंक घुस गए, पूरे मुल्क को तबाह कर। मतलब है कि कोई SLC नेटवर्क, रिपब्लिक टीवी, रिस्पॉन्सिबल टेलीविजन नेटवर्क्स वर शोइंग सच रबिश कि मैं तो ये हैरान हूं कि इंटरनेशनल मीडिया इनके ऊपर हंस क्यों नहीं रहा। आई मीन देयर वाज लिटरली no stopping to what they were showing. ऐसा ही एक तो होता है ना कि झूठ हो या थोड़ा आप उसको अपनी कोई जो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई हैं, आपके 3 राफेल गिर गए,
आपके 77 ड्रोन मार चुके हैं। अभी हमने सिर्फ आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हमला किया और हर दफा आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिला जवाब फायरिंग करके सफेद झंडा उठा लेते हैं। अच्छा। लेकिन कल के जो थेरेटिक्स थे ना, ये तो मैं कहती हूँ कि पूरी इसमें पाकिस्तान को एक लॉलीवुड मूवी बना के चलानी चाहिए टू बी अ ब्लॉकबस्टर। अच्छा, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की, क्योंकि अब ऐसा भी हुआ है कि भारतीय मीडिया को माफिया मांगनी पड़ गई हैं। सुदुल्ला, ये बड़ा एक फैक्ट है कि ये कोई नया रिकॉर्ड बना दिया भारतीय मीडिया ने, जिसका जैस्मीन जिक्र कर रही थी कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है, आर्मी चीफ गिरफ्तार हो गए हैं, नेवल बेस पर कब्जा हो गया है, और वहां पर फिर आवाजें उठी आपने क्या कर दिया। क्योंकि इसका रिएक्शन आईपीएल पे इसलिए आया कि वहां लोगों ने सोचा कि अगर हमने इतना कुछ कर दिया है तो पाकिस्तान कुछ तो कर रहा होगा, तो उनका अपना नुकसान हो गया। भारत की तारीख की बदतरीन मंदी उनके स्टॉक एक्सचेंज में एक तरह से देखी गई। तो ये जो चीजें भारत ने खुद इतनी फैलाई, नहीं अपने मीडिया को इतना झूठ का आदी कर दिया कि अब खुद वो सुसाइड बॉम्बर बन गया उनके लिए। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो हम हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे डिजिटल मीडिया को, वहां पर एक तूफान बदतमीजी हमेशा बरपा रहता है, या झूठ का बाजार गर्म रहता है, या बुनियादी जो जर्नलिज्म के एथिक्स है वो नहीं है। लेकिन इंडियन मीडिया उन तमाम चीजों को काट के आगे निकल गया। लेकिन मसला ये है कि ये क्या खुद किया है मीडिया ने, उससे गलती सरजद हुई है, या उसको वो एक एजेंडे के तहत ये कर रहा था। यानी एक तो ये है ना कि खबरें उनके पास सही नहीं थी या जानबूझ के गलत खबरें फैलाना था। दूसरा ये कि उनको गलत खबरें फीड की जा रही थी। देखिए, बुनियादी जर्नलिज्म का एक बुनियादी सा ज़ाब्ता ये है कि आपको जब एक खबर मिलती है आप उसको क्रॉस चेक करते हैं, और फिर इतनी बड़ी खबर मिले कि जी आपका जो दूसरा फरीक है, दूसरा दुश्मन मुल्क है जिसको आप दुश्मन मुल्क मान रहे हैं, उसका वज़ीर आज़म अब फर्ज कीजिए कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जेर हिरासत कर लिया गया है, तो आप उसको 3 दफा चेक करेंगे, 4 दफा चेक करेंगे। यहाँ पर बगैर किसी तस्दीक के खबरें जारी कर दी गई। शायद उन्हें फीड ही ऐसे की जा रही थी। अब बरखा दत्त को लोग मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं कि उन्होंने खबर गलत की दी कि एक पाकिस्तानी फौजी जो है वो हिरासत में है। यकीनन उनकी गैर जिम्मेदारी का मजहर है ये जो उन्होंने किया बरखा दत्त ने। लेकिन अगर उनको फीड ही उस सतह से किया जा रहा हो जहां से आप सोचेंगे खबर गलत कभी आई नहीं होती, तो इस तरह का यानी कि आप किसी के हाथों में इस्तेमाल हो गए, तो इंडियन मीडिया तो बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में उनका मजाक बन रहा है। और कुछ को तो इतनी हजीमत का सामना करना पड़ा कि आज उन्होंने माफी भी मांग लिया कि उन्होंने गलत खबरें दी हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर वो चूंकि जंग पसंद या और उसमें भी शायद बुनियादी वजह वो टीआरपीज ही होंगी कि रेटिंग्स मिल रही है, व्यूअरशिप मिल रही है, लोगों का मिजाज उस तरह का डेवलप हो गया है कि लोग यही मार धाड़ देखना चाहते हैं। इंडियन मीडिया का तो एक अपना एक जमाने से अंदाज भी ये रहा है कि आप जितना ज्यादा मुबालगा करेंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर को ऊपर लेकर जाएंगे, उतना ज्यादा लोग आपको देखेंगे। लोगों का मिजाज भी इस नौयत का बन गया है, तो फिर टीवी चैनल्स ने ही बनाया है उनका मिजाज इस तरह से। तो ये जो कुछ हुआ वो तो हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि भारतीय मीडिया से ज्यादा संजीदा मौजूदात हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त डिस्कस करने के लिए। जैसा कि अब पाकिस्तान का रिस्पॉन्स, उसामा, आप देखिए कि वो अवेटेड है और पूरी दुनिया की नजरें हैं, पाकिस्तानियों की नजरें हैं। पहले ही मुझे लगता है कि चूंकि DGISPR ने भी इंडियन मीडिया की बात की थी तो हमें उसको डिस्कस करना भी इसलिए जरूरी था। लेकिन सऊदी उमूर खारजा के जो वजीर हैं आदिल जुबैर, उनका पाकिस्तान इस वक्त आना और भारत से होकर आना, ये भी तो बड़ा सिग्निफिकेंट है। जी देखें, बिल्कुल सही है आपकी बात। और मैं ये समझता हूं कि अगर तो बुनियादी पहला सवाल ये उठेगा कि क्या वो पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश करेंगे या पाकिस्तान को इसरार करेंगे कि आप भारत पे हमला ना करें, जो हो चुका आप इसको भूल जाइए जो कुछ हुआ, लेकिन अब आप जवाबी कार्रवाई ना करें। क्या ये पैगाम लेकर आदिल जुबैर आए हैं? अगर तो ये पैगाम लेकर आए हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो इसको रिफ्यूज ना करे, ये डिक्लाइन ना कर दे उनकी इस ऑफर को। यानी पाकिस्तान ने हर सूरत जवाब देना है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो देखिए इतने मसाइल पैदा हो जाएंगे कि आप तो दुश्मन को तो आप खुली छूट दे रहे हैं कि वो 2 हफ्ते के बाद दोबारा आए, 4 हफ्ते के बाद दोबारा आए, और फिर इस प्रैक्टिस को दोबारा से यही रास्ता इख्तियार करे कि किसी को बीच में डाले और कहे कि जी अब पाकिस्तान से कहो कि जवाबी कार्रवाई न करे। तो ये तो मेरा ख्याल है मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान इसका जवाब न दे। पहली बात यह है कि क्या सऊदी अरब ये कहेगा पाकिस्तान को, और अगर कहेगा तो उन्हें कायल करना या उन्हें समझाना कोई मुश्किल बात नहीं है कि देखिए ये हमारी मजबूरी है कि हम जवाब दें। ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान इसका जवाब न दे, और अगर नहीं देंगे जवाब तो फिर इतना बड़ा हंगामा पाकिस्तान के अंदर खड़ा होगा।
आप, और मेरा ख्याल है कि ये ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन पे बात करना ही नहीं चाहिए कि अगर पाकिस्तान जवाबी हमला नहीं करेगा या जवाब नहीं देगा तो क्या होगा। इस ऑप्शन पे इसलिए बात ही नहीं करनी चाहिए कि मैं कन्विंस्ड हूं कि जवाब तो आएगा, चाहे इस पर अमेरिका दबाव डाले, चाहे सऊदी अरब दबाव डाले, उन्हें कन्विंस करना या समझाना कोई मुश्किल काम नहीं है मौजूदा हालात में। मेरा शायद कहीं ना कहीं से तो दबाव आया होगा, दबाव कह लें या कन्विंस करना कह लें, क्योंकि जैस्मीन एक तो अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई कि जी जहां हमारा फायदा ना हो हम उसमें फिर नहीं जाते, तो ये तो पहले उन्होंने तो कोशिश की है कि जी मैक्सिमम ये हो कि एक वहां से आ जाए, कोई हमला होता है पाकिस्तान का जवाब दे दे और बस कहानी खत्म हो। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ की को भी स्टेटमेंट देनी पड़ी कि हमारे यहाँ लोगों में बड़ा गुस्सा है। तो आपको भी ये लगता है कि शायद जल्द अब देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है। ये तो हम कह सकते हैं कि जी नहीं हमने जवाब देना है, लेकिन कब तक इसको हम बर्दाश्त करेंगे? सऊदी अरब भी हमारा दोस्त है, उसके पाकिस्तान में बड़े इंटरेस्ट हैं, अमेरिका हो चाहे, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं भारत में भी सऊदी अरब की $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, कतर की, यूएई की, और अमेरिका तो है ही उनका बड़ा क्लोजेस्ट एलाय, खासतौर पर चीन के तनाजुर में। तो क्या आपको लगता है कि शायद पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फिर बहुत जल्द आएगा कि उसके बाद देखी जाएगी? देखें उसामा, बात सारी ये है कि एक तो ऑल आउट वॉर ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता। अभी भी ये सवाल तो खैर नहीं हुआ था, बट DGISPR से ने कहा कि हमें बताने की जरूरत नहीं है किसी को भी, और स्पेशली भारत को या भारत के मीडिया को या किसी को भी हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमने जवाब कब देना है, कैसे देना है, बिकॉज ये दिस इज लाउड एंड क्लियर, दिस इज व्हाट आई हर्ड हिम से एग्जैक्टली। और उन्होंने कहा कि जब हम जवाब देंगे तो इट इज गोइंग टू बी सो लाउड कि दुनिया खुद सुन लेगी। तो ये तो तय है कि जवाब दिया जाएगा। आप देखिए, दो और एक इंटरनल भी फजा होती है ना, मतलब है कि ये असद साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट कि पाकिस्तानियों के अंदर एक गम और गुस्सा है, और वो ये चाहते हैं कि अब तक देखिए हमने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है कि हमने हर तरह से डेटरेंस शो की है, उनके हर हमले का जवाब दिया है, और खराज तहसीन पेश करनी चाहिए एयरफोर्स को। राफेल जैसे जहाज को गिराना, उसके स्टॉक्स का नीचे ले आना, फिर सारी दुनिया ने पहले तनकीद की, उसके बाद एवरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज कम फॉरवर्ड, इवन जो फ्रांस का तैयारा ये बनाते हैं उन्होंने भी कहा हाँ जी ये तैयारा गिर चुका है, जो कि पहली दफा हुआ है हिस्ट्री में कि किसी ने ये तैयारा गिराया हो, बिकॉज इसकी प्रिसीजन इतनी अच्छी है। सो सवाल ये पैदा होता है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तो जारी रहेंगे। देखिए आज नायब जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उनसे जब एक इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा देखिए वी कांट प्रेशर, दिस इज नॉट आवर वॉर, सो नाइदर वी कैन टेल द इंडियंस नॉर वी कैन टेल द पाकिस्तानीज टू प्लीज पुट डाउन देयर वेपन्स, और ना हम उन्हें कह सकते हैं ना उन्हें कह सकते हैं, और हमारा उन दोनों के ऊपर कोई बस नहीं चलता। हाँ, हम नहीं चाहते कि इसकी मजीद एस्केलेशन हो, लेकिन हम दबाव दोनों पे नहीं डाल सकते। लेकिन ऑब्वियसली इकोनॉमिकली इस वक्त जितना भारत को हम नुकसान दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये काफी बड़ा नुकसान है उनके लिए, और हमारी एयर स्पेस, उसके बाद भारत अफगान ट्रांजिट ट्रेड तक रसाई, ये सारी चीजें तो बंद रहेंगी। लेकिन उन्होंने जो जेनीवा कन्वेंशन की धज्जियां उड़ाई हैं, और देखे ना, एक तो आपने हमारा पानी बंद करने की हमें धमकियां दी, उसके बाद आपने हाइड्रो नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया की कोशिश की, बिल्कुल ये तो आपने हद कर दिया ना। तो जो डिप्लोमेसी कितनी भी चलती रहे, आई थिंक पाकिस्तान जवाब जरूर देगा। बिल्कुल सही जैस्मीन, मुझे हाँ जी थोड़ी देर में ब्रेक पर जाना है, उससे पहले 2-3 मिनट असद, ये जो बात है नीलम झेलम की, अब एक बड़ी अहम शख्सियत से मेरी बात हुई कल, उन्होंने कहा कि अब जब ये हुआ है तो इसके बाद अब किशनगंगा और बघलियार डैम, यानी हम बता तो नहीं सकते, अगर किसी को इंफॉर्मेशन हो बताना चाहिए भी नहीं कि पाकिस्तान कहां अटैक कर सकता है, लेकिन अब वो भी निशाने पर हो सकते हैं, और LOC पर जो नजर आ रहा है उसके बाद ये है कि शायद पाकिस्तान वहां पर ज्यादा पुश करे। तो आपको लगता है कि उस तरफ होगा, क्योंकि ये तो बाज़ है कि शहरी आबादी को हम निशाना नहीं बनाएंगे भारत की तरह? नहीं, देखिए बुनियादी जो अखलाकियात है ना, वो ये तकाजा करती है कि आप जंग में भी कुछ उसूलों को मलूज़े खाते रखें। आप अस्पतालों पे हमला ना करें, खवातीन और बच्चों को, बुजुर्गों को और आम शहरियों को निशाना ना बनाएं, आप अस्पतालों या स्कूलों को अटैक ना करें। अभी देखिए सियालकोट में जो ड्रोन आया था, पहले दिन जो आया था, तो बाद में तो पूरी सीरीज आई ना, पहले दिन जब सियालकोट की तरफ आया तो उसका निशाना प्राइमरी स्कूल था और बेसिक हेल्थ यूनिट था,
और उसके की जाने वो आ रहा था, उसको गिरा दिया गया। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा वास्ता एक ऐसे दुश्मन से है जिसको बुनियादी अखलाकियात का पास नहीं है और उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जवाब में, मैंने कुछ लोगों को कल सुना, यहाँ तक कि कुछ डिप्लोमेट्स भी टेलीविजन चैनल्स पे पाकिस्तान में बैठ कर ये कह रहे थे कि जवाब में हमें भी बगलिहार डैम पे हमला कर देना चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता कि हम शायद ये करेंगे। और ये तो यकीनी बात है कि शहरियों को या आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। हमारा रिस्पॉन्स जो है वो इंडियन आर्मी के लिए होगा और मेरा ख्याल है उसी की तैयारी की जा रही है। जंग फौज और फौज के दरमियान होती है, मासूम शहरियों को निशाना नहीं बनाया जाता। और देखिए, भारत तो एक जमाने से इसकी आड़ ले रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग करके आबादियों को, शहरी आबादियों को निशाना बनाता है। जवाब में पाकिस्तान कभी भी दूसरी तरफ की आबादियों को निशाना नहीं बनाता, क्योंकि दूसरी तरफ भी इंसान बसते हैं, मुसलमान बसते हैं और कश्मीरी ही बसते हैं, और हम उन्हें अपना हिस्सा मानते हैं, तो फिर हम अपने ही लोगों को निशाना कैसे बना सकते हैं। सिख कम्युनिटी को बरगलाने की कोशिश की गई कि अमृतसर में पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। पाकिस्तान के बारे में खुद सिखों का इतना कॉन्फिडेंस था, उनको इतना एतमाद है कि नहीं, पाकिस्तान ये नहीं कर सकता, और एक लम्हे के लिए भी उनको ये शक नहीं गुजरा कि पाकिस्तान अमृतसर पर हमला करेगा और सिख कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाएगा। सिख तो छोड़िए, हिंदू कम्युनिटी को भी या उनकी इबादत गाहों को या आम शहरियों को पाकिस्तान निशाना मुझे नहीं लगता कि बनाएगा। और वाटर रिजर्वायर्स पर तो देखिए, ये तो तमाम जो अखलाकी उसूल हैं उसको की खिलाफ वर्जी करके भारत ने वाटर रिजर्वायर पे अटैक किया ना, और जिससे उसको कोई फायदा भी नहीं है। यानी या तो ये पानी इंडिया की तरफ जा रहा हो और हमने उसका पानी रोक रखा हो, तो फिर तो चले कोई मंतिक हो सकती थी कि जी उसने अपना पानी आजाद कराने के लिए इस पे बम मार दिया है ताकि पानी इंडिया की तरफ चला जाए। ये ऐसा भी नहीं है, तो इसको तो जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इस सारे मामले में जो बुनियादी मैं समझता हूँ कि नुक्ता है जिसको हमें जरूर अपने डिस्कशन में हमेशा याद रखना चाहिए, वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अगले 10, 15, 20 दिन में जंग से बाहर निकल आए, आगे बढ़ जाएं, हम कहें कि ठीक है हमारे मसाइल हल हो गए, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हेल्ड इन अबेयंस वाली सिचुएशन उसकी बरकरार है। तो देखिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये पहली शर्त, टॉप ऑफ द लाइन ये शर्त होनी चाहिए कि जी सबसे पहले उसका स्टेटस बहाल किया जाए, और ये जो पानी रोकने की कोशिश या इरादा भी किया गया है भारत की तरफ से, इसको किया जाए, बाकी मुतालबात उसके नीचे आए। बिल्कुल सही। बहुत माजरत, चूंकि ब्रेक का वक्त बल्कि ऊपर चला गया, क्योंकि आप इतनी जबरदस्त बात कर रहे थे तो मुझे प्रोड्यूसर भी कह रहे थे चलें आगे, लेकिन मजबूरी है, ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेंगे और उसके बाद ये बात करेंगे कि अखलाकियात में यानी कई पहलू होते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के, तो उसमें पाकिस्तान कहां कहां हमें आगे नजर आ रहा है अखलाकी तौर पर। अब देखिए, हमने किसी तरह शहरी को निशाना नहीं बनाया वहां पर, और जो सिंध ताश मुआहदे का है उसमें भी जब हमें इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना है या आलमी इदारों के पास जाना है, तो वहां भी देखना है कि हमारा कंडक्ट कैसा रहा। इसी पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमें जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं। द पल्स में मिलते हैं इस ब्रेक के फौरी बाद। द पल्स में ब्रेक के बाद खुशामदीद। जैस्मीन मंजूर मेरे साथ हैं, असदुल्ला खान मेरे साथ हैं, और हमें ज्वाइन किया है फख्रे पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब ने। दहशतगर्दी के खात्मे में इनका बहुत बड़ा किरदार है, इनकी सोच का बहुत बड़ा किरदार है, इन्होंने मैदान जंग में लीड किया हुआ है, बहुत कमाल गुफ्तगू करते हैं, आला पर्सनैलिटी हैं, हमारे बहुत पसंदीदा। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं एक माजरत के साथ, भाई मैं किधर फख्रे पाकिस्तान, मैं तो एक हम्बल गरीब सा आदमी हूँ, अल्लाह इज्जत देने वाला है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइए, जो अभी सूरत हाल बन रही है, आज भी DGISPR ने कहा है कि जब हम जवाब देंगे तो दुनिया देख लेगी, भारतीय मीडिया की हमें जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी कोशिशें हो रही हैं, चाहे सऊदी सफीर की तरफ से हो, चाहे उनके वजीर खारजा की तरफ से हो, कतर, दीगर फोन आया अमेरिका की, तो पाकिस्तान कह रहा है कि हमने जवाब देना है क्योंकि हमारे बच्चों को, औरतों को, मासूम शहरों को शहीद किया गया। बिल्कुल दुरुस्त बात है, और मैं इसी का सपोर्टर हूं। उसकी वजह यह है कि देखें, हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है, उन्होंने निहत्ते शहरियों पर, इनोसेंट सिविलियंस पर बमबारी की है, मुरीदके में भी, बहावलपुर में भी, और मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने अपने ड्रोन भेजकर हमारे इनोसेंट शहरियों को टारगेट बनाया है, जिनके तहफ़्फ़ुज़ की हमने कसम उठाई हुई है, न सिर्फ सरहदों की बल्कि अपने 25 करोड़ आवाम की हिफाजत हमारा फर्ज है। तो उसमें तो हम कोई कोताही इंशाल्लाह नहीं करेंगे, और हर कीमत पर उसको हमने अदा करना है। जो डेटरेंस वायलेट हुई है, जो डेटरेंस कॉम्प्रोमाइज हुई है, हमने उसको री एस्टैब्लिश करना है। ये इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल। तो मुझे खुशी ये है कि एक तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने कह दिया जी कि दोनों मुल्क खुद डील करें, हम किसी पर कोई इख्तियार नहीं रखते, बस बी देन स्टैंड विद दैट कमिटमेंट। वो बिल क्लिंटन की तरह फिर भागते ना आ जाना कि जी वो आप कारगिल से पुल आउट करें।
जी। अच्छा, हमने अपनी डेटरेंस को रीएस्टैब्लिश करना है और इंशाल्लाह वी विल हिट देम हार्डर देन व्हाट वी हैव डन अर्लियर, उससे बेहतर हिट करेंगे। अच्छा जनरल साहब, मेरे साथ असदुल्ला है, मशहूर मारूफ एंकर पर्सन है, जैस्मीन है, मेरी भी राय है, पूरे पाकिस्तान की राय है कि हमने राफेल गिरा दिए, पूरी दुनिया मान रही है, तारीख में पहली दफा राफेल गिरा। CNN पर रिपोर्ट चली है कि 125 जहाजों की ये डॉग फाइट थी, हालिया तारीख में सबसे बड़ी थी, 1 घंटे तक जारी रही, सुपीरियरिटी उसमें हुई, सोच नहीं रहे थे कि पहली दफा राफेल जहाज गिराया गया। फिर हमने उनकी पोस्ट तबाह की हैं, हमने उनके फौजी मारे हैं, हेडक्वार्टर ब्रिगेड तबाह किया, लेकिन व्हाई इट्स नॉट इनफ, कि ये सब काफी क्यों नहीं है? कौम भी ये चाहती है तमाम तरफ से, तो ये हमें समझाइए कि वो इनफ क्या होगा, कि कहां वो डेटरेंस होगी? देखें, काफी इसलिए नहीं है कि वो खुद ही मुद्दई बने, खुद ही जज बने, खुद ही जल्लाद बन गए। उन्होंने अपने जो पहलगाम का इंसिडेंट है ना उसकी तहकीकात करवाई, और तहकीकात करवाए बगैर उन्होंने समझा हम कोई पुश ओवर या टर्न वाला हैं और वो हमारे ऊपर चढ़ दौड़े, हमारी उस ऑफर के बावजूद कि आप एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें, एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करवा लें। इसको मोदी ने हमारी कमजोरी समझा और फिर उसने जो बाकी पाबंदियां लगाई, वाघा अटारी बंद किया, डिप्लोमेट की स्ट्रेंथ को कम किया, फिर उन्होंने जो एक इंटरनेशनल मुआहिदा है उसको सस्पेंशन में डाल दिया, इंडस वाटर ट्रीटी को, और हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट करते हुए, लाइन ऑफ कंट्रोल को वायलेट करते हुए और वर्किंग बाउंड्री को वायलेट करते हुए अक्रॉस द स्पेक्ट्रम उन्होंने हमारे ऊपर एक हमला कर दिया। और जो स्ट्रेंथ है जहाजों की उसका आप पहले जिक्र कर चुके हैं जी। अब इसमें हमने उन्हें उस तरीके से मारा क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी JC-10 की, वो उसके रेडार उनसे सुपीरियर, उसके मिसाइल का रेंज उनसे ज्यादा, और वो हमारे उस एंगेजमेंट लूप के अंदर आ गए जिसका उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये हमें इस तरह मारेंगे। एंड वी ब्रॉट देयर राफेल्स डाउन, वी ब्रॉट देयर अदर एयरक्राफ्ट डाउन। और अब तो उसकी तस्दीक जो है करण थापर और प्रवीण सोहनी के प्रोग्राम में उन्होंने बड़े बेलाग तौर पे इसको क्रिटिसाइज भी किया है, एक्सेप्ट भी किया, और प्रवीण का तो प्रोग्राम भी इंडिया ने बंद कर दिया। अच्छा, तो जी। अच्छा जैस्मीन, एक ये बात के दो चीजें हैं, उस पर आप भी जनरल साहब से बिल्कुल क्वेश्चन कर सकती हैं कि क्या पाकिस्तान को फौरी जल्दी अब वो काम कर देना चाहिए कि जो दुनिया देखेगी, या अभी वो सूली पर लटका रहे भारत? एक ये भी तो चीज होती है, हमारे पंजाबी में कहते हैं मारिया नालों डराया चंगा, कि वो करते रहे कि अब होगा कुछ, अब होगा कुछ, वो खौफजदा ही रहे, उनकी इकोनॉमी भी सफर करे, वो खुद भी मेंटली सारे वो एंगेज रहेंगे, उनकी चाहे एयरफोर्स है, नेवी, हर तरफ के पता नहीं किधर से अटैक होगा, क्या होगा, करना हमने है, तो उसको जितना प्रोलॉन्ग करेंगे उनकी तकलीफ भी तो होगी कि अच्छा जो करना है कर गुजरो। जी, सबसे पहले तो जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, इट इज वेरी गुड टू हियर फ्रॉम यू, और आपको मैंने बहुत ज्यादा मिस किया, बहुत अच्छा लगा आज आप उसामा के शो पे आए, और आपके होते हुए मैं जवाब दे रही हूँ, तो ये मेरे लिए ऑब्वियसली बायस इज्जत की बात है। आई थिंक उसामा, मेरा ख्याल से देखें, सबसे पहले तो ये है कि हम लोग ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने ना किस किस फ्रंट पे अभी तक हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह भारत को शिकस्त दी है। तो देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने पहली दफा डिप्लोमेटिकली शिकस्त दी है, साइबर वॉर में शिकस्त दी है, डिजिटल तरीके से शिकस्त दी है, अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनके त्यारे गिराए हैं, उनको अच्छी तरह बता दिया है, और फिर हमारे, अब देखें, उनका कोई डिफेंस मिनिस्टर, कोई फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पे आपको उस तरह नजर नहीं आएगा जिस तरह के हमारे लोग जा रहे हैं। DG ISPR जा रहे हैं, मेरे ख्याल से आई थिंक ही इज प्रॉब्ली नॉट स्लेप्ट इन आई थिंक 6-7 डेज। अतातार साहब को भी क्रेडिट देना चाहिए, बिलावल भुट्टो साहब को भी देना चाहिए, इवन जो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी, डार साहब को भी देना चाहिए, एंड एवरीबडी इज एक्चुअली लाइक रियली स्ट्राइकिंग, मतलब स्ट्राइकिंग जवाब दे रहे हैं वो। एक आध जगह ख्वाजा साहब थोड़े जरा लूज बॉल खेल गए, लेकिन मे बी बिकॉज ही वाज टायर्ड। एनीवे, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यस, वी शुड कीप देम हैंगिंग। लेकिन देखिए, आई डोंट नो इफ द जनरल साहब वुड एग्री विद मी और नॉट एग्री विद मी, बट we have had this nonsense from Bharat
for the longest time since 2002, especially every time this BJP government, this RSS racist terrorist government is in power, इनका काम यही होता है कि ये इस खित्ते में अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान कोई छोटा ऐसा मुल्क है कि इनको पीछे से थपकी दी जाएगी और ये हम पे चढ़ दौड़ेंगे और इनको जवाब नहीं देंगे। देखो, इनको मुंह तोड़ जवाब देना इसलिए जरूरी है कि इसकी गूंज पूरी दुनिया तक जानी चाहिए। इवन द इंटरनेशनल वर्ल्ड शुड रिकॉग्नाइज that we have lost bloody 90,000 people in this war on terror. This is what is our loss is. So जवाब देना, let them hang it. ठीक है, Let them be on alert. हर रात ये अपनी लाइटें बुझाते रहे, अपने एयरपोर्ट्स को बंद करते रहे, अपनी एयर स्पेसेस को बंद करते रहे, लेकिन जवाब इनको ऐसा मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। डिप्लोमेसी अपनी जगह, लेकिन जवाब इनको ऐसा मिलना चाहिए कि पूरी दुनिया को, even the Americans and all the British world should also know that Pakistan is not a country, a no-nonsense country to be taken granted for. सही है। And this the Indians have to know once and for all. अच्छा, मेरे पास चूंकि सिर्फ 5 मिनट हैं, असदुल्ला आपका इम्तिहान है कि कुछ करने के, क्योंकि मैंने क्लोजिंग में जनरल साहब की तरफ जाना होगा। आईपीएल मुअत्तल करना पड़ गया भारत को, राफेल उनके गिर गए, ये तो नहीं उन्होंने सोचा होगा कि यहां तक बात जाएगी, क्योंकि ये बात हो रही थी कि शायद वो आईपीएल के बाद अटैक करें, उनका नहीं ख्याल था, क्योंकि उनका सबसे बड़ा ब्रांड था। तो सोच में रहे थे कि पाकिस्तान शायद इतना नहीं करेगा। उनकी जो पहली वो सिंदूर की ऑपरेशन की जो स्टेटमेंट आई थी, उसमें उन्होंने कहा था जी हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो कोई टारगेट, कोई मिलिट्री टारगेट को तो मारा ही नहीं। देखिए, मेरा ख्याल है कि उसामा, जो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि भारत का बड़ा, उसकी इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हो गया है, या उसके देखें जी 900 मिलियन डॉलर के तैयारे गिर गए हैं। मेरा ख्याल है कि हम 15 अरब डॉलर की इकोनॉमी है, ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, और उनके 600 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। 2-3 अरब डॉलर से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे मेरा ख्याल है कि ये जो हम 2-3-4 दिन से कैलकुलेट कर रहे हैं कि देखिए उनका एयर स्पेस बंद करने से इतना नुकसान हो गया, ये उनके लिए छोटे इश्यूज हैं। आईपीएल का वो अगले साल इससे बड़ा मेला सजा लेंगे, मसला ये नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप अभी जैस्मिन जो बात कर रही थी, मैं बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ इस बात से कि अभी तक जो रिस्पॉन्स हमारा लेट, मैं समझता हूँ कि अभी भी लेट हो गया है। अच्छा। क्योंकि दुश्मन को ये तासुर भी नहीं जाना चाहिए कि हम फौरी जवाब देने की सलाहियत नहीं रखते, और हम तो जवाब, हम वक्त चाहते हैं और हमें जवाब देने में वक्त लगता है, हमें सोच विचार करने में, प्लान करने में, एक नक्शा बनाने में और एक अपना चीज प्लान मुहिम तैयार करने में वक्त लगता है। ये तासुर भी क्यों जाए, हमें फौरी तौर पर जवाब देना चाहिए। हम, आपको पता है उसामा, सारी उम्र जाकर, और हम जानते हैं ये कैपेबिलिटी हमारी फोर्सेस के पास है, और जनरल साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। हम ये जानते हैं कि 5 मिनट के अंदर सायरन बजने से लेकर दुश्मन के जहाज को टेक ऑन करने तक 5 मिनट के वक्त के अंदर हमारा जहाज हवा में उसको डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता है। तो फिर जवाब एक तो आना चाहिए। जो आपका सवाल है ना कि हम इसको लिंगर ऑन कर सकते हैं, उनको एंगेज करके रखें, नहीं, बिल्कुल मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। फौरी तौर पर जवाब आना चाहिए, और जितना जल्दी आएगा, जितना मौसर आएगा, लेट भी शायद इसलिए हो रहा है कि ज्यादा तगड़ा जवाब दिया जाए। जवाब तो बहरहाल आना है। जनरल साहब, आपसे मेरी कमिटमेंट है, तो उसके मुताबिक सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। सर, आप क्या कहते हैं इस बारे में, टाइमिंग के बारे में? ने भी जो बात की बड़ी लॉजिकल है, लेकिन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इज क्लोजिंग। We have a very small window to reply and hit them back. इसको बहुत ज्यादा prolong करना, I would fully endorse what असदुल्ला is saying. जो मुआशी तौर पे हम उनको ब्लीच करना हमारा ना ऑब्जेक्टिव है, न ये इतना जल्दी हम अचीव कर सकते हैं। हमने उनको अपनी डेटरेंस को रीएस्टैब्लिश करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि नेवर डेयर अगेन, इसका हमने उन्हें जवाब देना है मिलिटरीली। तो जिस दिन ये जवाब चला जाएगा और डेटरेंस रीएस्टैब्लिश हो जाएगी, उसके बाद फिर देखी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी कुव्वतें इन्वॉल्व हो जाएंगी बीच में, और जो कुछ हमारे मेहरबान दोस्त भी हैं, जब वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो हमें डिप्लोमेटिकली बड़ा रूड हो कि इस चीज की तरफ जाना पड़ेगा। लिहाजा इस वक्त व्हेन द आयरन इज हॉट, व्हेन वी हैव बीन हिट हार्ड, तो अपने इन जो इनोसेंट लोगों को निशाना बनाया है, इनका बदला लेने के लिए we have to go now, we have to go very strongly and leaving an impact on the Indian armed forces
कि नेवर डू इट अगेन, उसके बाद अगली बात फिर करेंगे। जनरल साहब लास्ट मिनट, अगर वो कहते हैं कि जी हम अपोलोजाइज करवा देते हैं, आप आगे ना बढ़े, हम गारंटी करवाते हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो फिर क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अब सऊदी अरब भी है, इससे पहले अमेरिका भी है, कतर है, यूएई है और बहुत से ममालिक हैं, तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि प्रेशर तो बढ़ेगा। देखिए बात प्रेशर बढ़ेगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि विंडो इज वेरी स्मॉल। एक तरफ हमारी सॉवरेनिटी है, एक तरफ हमारा रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेटरन्स का है, ये जो न्यूक्लियर हैंगओवर के नीचे जो है, ओवरहैंग के नीचे न्यू नॉर्मल बनाने की इंडिया ने कोशिश की है। हमने इस मिथ को हमेशा के लिए दफन करना है और उसके बाद अपने डिप्लोमेटिक जो रिगार्ड्स हैं, जो डिप्लोमेटिक नाम्स हैं उनको, लेकिन आई डोंट थिंक कि इंडिया अपोलॉजी के हद तक जाएगा और वो मुआवजरत करेगा, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज के लिए ये काम किया, तो अब ये उनके गले का हार बन गए। इस कमिटमेंट ट्रैप से मोदी के लिए बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होगा। वो सिर्फ चाहेंगे कि जो कुछ हो गया इस पर ही खत्म कर दिया जाए। सही है। जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब, सो काइंड ऑफ यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैस्मीन मंजूर आपका, असदुल्ला खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विंडो जो खिड़की है वक्त की, वो क्लोज हो रही है, यानी हमारे पास वक्त का, हमें जल्द पाकिस्तान को जवाब देना है। ये फैसला हो चुका है कि हमने जवाब देना है, हमला हमने करना है और एक बड़ा हमला होगा। बस देखिए, हो सकता है आज रात बड़ी तवील रात बन जाए भारत के लिए। अल्लाह हाफिज।